बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया जिसका नाम है बायो एनर्जेटिक्स, जिसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, बायो एनर्जेटिक्स की डेफिनेशन पढ़ी। आज का हमारा जो टॉपिक है उसी इंट्रोडक्शन से ही फर्दर आगे मूव करते हैं। फोटोसिंथेसिस की हमने बात की थी। जैसे बायोएनर्जेटिक्स में हम लोग बायोलॉजिकल सिस्टम में एनर्जी कन्वर्जेंस के बारे में पढ़ते हैं कि एनर्जी एक फॉर्म से किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो जो एनर्जी की मेन सोर्स है वो है सोलर एनर्जी। सनलाइट जो है उसे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली एनर्जी की सोर्स के तौर पर जब इस्तेमाल किया जाता है। प्लांट्स जो है सनलाइट को इस्तेमाल करते हैं, सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जिस रिएक्शन को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। पेज नंबर 206 पर आपको फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन मिल जाएगी। फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन की बात करें तो इसमें एनर्जी फॉर इनऑर्गेनिक ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड ऑफ कार्बन यानी कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन यानी वाटर की यहाँ पे बात की जा रही है आर रिड्यूस टू एनर्जी रिच कार्बोहाइड्रेट्स। इनके रिएक्शन के बाद लाइट की मौजूदगी में, क्लोरोफिल की मौजूदगी में इन्हें ग्लूकोज में यानी कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट किया जाता है यूजिंग द लाइट दैट इज अब्सॉर्ब एंड कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। अब यहाँ पे लाइट को इस्तेमाल करते हुए ये सोलर एनर्जी है। जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स बना रहे हैं तो वो एक केमिकल एनर्जी की फॉर्म में से कन्वर्ट किया जा रहा है। यहाँ पे क्लोरोफिल इस्तेमाल होती है, इसके अलावा कुछ दूसरे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी इस रिएक्शन में इस्तेमाल होते हैं और इस पूरे के पूरे प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। अब ये एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन आपको ये सेकंड वाली नजर आ रही है, दोनों में कुछ डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? जैसे आप लोग जानते हैं कि जो एरो से पहले जितना कुछ लिखा जाता है इसे रिएक्टेंट कहा जाता है और एरो के बाद जो लिखा जाता है उसे प्रोडक्ट कहा जाता है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को जब हम लोग बैलेंस करते हैं इक्वेशन में, तो बैलेंस करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो आती है। बैलेंस किस तरह से किया? जैसे आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल रिएक्टेंट में भी पाए जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में भी पाए जाते हैं। 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल 12 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करते हैं लाइट की मौजूदगी में, क्लोरोफिल की मौजूदगी में, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है, 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बनते हैं और 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। यहाँ पे 12 वाटर के मॉलिक्यूल्स है, प्रोडक्ट में 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। जब इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, दोनों तरफ से मॉलिक्यूल्स को कट करेंगे, 6 वो कट होंगे, 6 ये कट होंगे, तो पीछे कितने रह गए? 6। यानी यहाँ पर हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स है वो रह जाएंगे। इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद ये नई इक्वेशन आ गई 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स, 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स लाइट की मौजूदगी में, क्लोरोफिल की मौजूदगी में रिएक्शन के बाद आपके पास आ जाएगा ग्लूकोज और उसके अलावा 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स। तो ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन जो है वो आ जाती है हमारे पास। आफ्टर चेकिंग हम जब इक्वेशन को चेक करते हैं, बैलेंस करते हैं, तो ये एक फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन आ जाती है। अब फोटोसिंथेसिस के साथ हमने बात की थी रेस्पिरेशन की, यानी ये दोनों प्रोसेस आपस में लिंक्ड हैं। तो रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस के ऑपोजिट प्रोसेस है वो देखा जाता है। एरोबिक रेस्पिरेशन की बात की जा रही है, ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हुए जब रेस्पिरेशन की जाती है, तो ये फोटोसिंथेसिस के ऑपोजिट प्रोसेस है वो देखा जाता है। इसमें क्या है, जो फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स हैं वो रेस्पिरेशन के रिएक्टेंट हैं और जो रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट हैं वो फोटोसिंथेसिस के रिएक्टेंट हैं। अब यहाँ पे जो केमिकल एनर्जी ग्लूकोज की फॉर्म में थी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है और वो केमिकल एनर्जी भी जो है वो एनर्जी
जाता है। अब प्लांट्स में ये दोनों प्रोसेसेस ही देखे जाते हैं। प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस भी होती है, प्लांट्स में रेस्पिरेशन भी होती है। फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट में डे टाइम पर देखी जाती है जब सनलाइट, सूरज की रोशनी मौजूद हो, लेकिन रेस्पिरेशन डे टाइम पर भी होती है और नाइट टाइम पर भी जो है वो प्लांट्स में देखी जाती है। अब अगर नाइट टाइम की बात करें, रात के वक्त ये फोटोसिंथेसिस नहीं होती तो प्लांट्स में रेस्पिरेशन होती है, ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा के एनर्जी जो है वो रिलीज की जाती है और उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो एनवायरनमेंट में रिलीज होता है। लेकिन एक खास टाइम पर जैसे डॉन एंड डस्ट, सुबह मॉर्निंग टाइम में जब सूरज की रोशनी बिल्कुल अभी हल्की सी सूरज निकलता है, उसकी रोशनी उसकी इंटेंसिटी लो होती है, उस टाइम पर भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है प्लांट से। ठीक है, सुबह मॉर्निंग में डे टाइम पर जब सूरज निकलता है तो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस अभी स्टार्ट होती है, जबकि रेस्पिरेशन पहले से ही हो रही है। तो उस टाइम पर फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन की वजह से जो ऑक्सीजन या ग्लूकोज बनती है, ठीक है, वो दोनों प्रोडक्ट्स जो है इतनी थोड़ी क्वांटिटी में होते हैं कि वो रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल हो जाए। ठीक है, मॉर्निंग टाइम में जब अभी सूरज की रोशनी निकलती है तो उस टाइम जो फोटोसिंथेसिस होती है, इस रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो अपने ही प्लांट्स जो है रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन या फिर ग्लूकोज जो है उसे रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है और उस टाइम पर प्लांट्स कोई भी ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में रिलीज नहीं करते। जो ऑक्सीजन बना रहे हैं खुद ही उस ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर लेते हैं रेस्पिरेशन के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। इस पॉइंट को कंपेंसेशन पॉइंट कहा जाता है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, व्हाट इज कंपेंसेशन पॉइंट? वो पॉइंट जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस से जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं उस ऑक्सीजन को खुद ही इस्तेमाल कर लेते हैं रेस्पिरेशन के लिए, एनवायरनमेंट में रिलीज नहीं करते, उस पॉइंट को कंपेंसेशन पॉइंट कहा जाता है। जैसे जैसे सनलाइट ज्यादा होती है, सूरज की रोशनी निकलती है, तो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी तेज होता जाता है। सनलाइट ज्यादा होगी, फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा होगा। फोटोसिंथेसिस के ज्यादा होने से ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी, जिसमें से कुछ ऑक्सीजन अपनी रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल हो जाती है, बाकी ऑक्सीजन जो है उसे एनवायरनमेंट में रिलीज कर दिया जाता है ताकि दूसरे ऑर्गेनिजम्स जो हैं, एनिमल्स हैं, दूसरे प्लांट्स हैं या फिर ह्यूमंस हैं, उस ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर सके। तो ये दोनों में एक लिंक जो है वो देखा जाता है फोटोसिंथेसिस और उसके अलावा रेस्पिरेशन में। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है वाटर एंड फोटोसिंथेसिस। जैसे हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो ऑक्सीजन कहाँ से आई? एक क्वेश्चन माइंड में आता है, वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से रिलीज हुई या वो ऑक्सीजन वाटर में से रिलीज हुई? इन दोनों में से कौन सी ऑक्सीजन है जो लास्ट में प्रोडक्ट की फॉर्म में हमारे पास देखी जाती है? इस क्वेश्चन के आंसर को देने के लिए 1930 में वेन नील एक बायोलॉजिस्ट था, जिसने एक हाइपोथेसिस पेश की कि प्लांट्स में से जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन के बाद रिलीज होती है वो वाटर से रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं बल्कि वाटर से रिलीज होती है। वेन नील ने ये हाइपोथेसिस किस बेस पर दी कि जो कुछ बैक्टीरिया हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उन बैक्टीरिया में जो कार्बोहाइड्रेट्स के साथ ऑक्सीजन रिलीज होती थी वो वाटर की वजह से होती थी। यानी पहले कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते थे जो फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर की बजाय हाइड्रोजन सल्फाइड H2S इस्तेमाल करते थे। ऐसे बैक्टीरिया ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते थे। इट मींस कि कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रही, वाटर से ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है।
अब नील ने सिंपली एक हाइपोथेसिस पेश की थी जिसमें उसने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती, वाटर मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन से ऑक्सीजन जो है वो फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में रिलीज होती है। अब इसकी बात को प्रूव करने के लिए 1940 में कुछ बायोलॉजिकल रिसर्च जो है वो की गई जिसमें ऑक्सीजन का एक हैवी आइसोटोप O18 जो है वो इस्तेमाल किया गया। कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने वैन नील की हाइपोथेसिस को सही प्रूव किया। अब वो एक्सपेरिमेंट किस तरह के परफॉर्म किए गए कि एक ऐसी कंडीशन तैयार की गई जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसमें जो ऑक्सीजन था वो 16 वाला आइसोटोप था और वाटर का जो था वो 18 वाला आइसोटोप था। और एक कंडीशन वो तैयार की गई जैसे अब ये कंडीशन है, इसमें ऑक्सीजन जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का है वो 18 वाला था और वाटर का जो है वो 16 वाला आइसोटोप था। अब इनमें से जो भी आइसोटोप है जो कि आगे प्रोडक्ट में देखा जाएगा उससे क्लियर हो जाएगा कि कौन सी ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो रही है। इस इक्वेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे प्रोड्यूस होने वाली ऑक्सीजन जो थी वो O16 वाली थी जबकि यहाँ पे 18 वाली थी। यानी दोनों कंडीशन से ये बात प्रूव हो गई एक्सपेरिमेंट से कि ऑक्सीजन जो है वो वाटर मॉलिक्यूल से रिलीज होकर आती है। यहाँ पे क्योंकि वाटर के पास हैवी आइसोटोप से ऑक्सीजन के तो 18 वाली ऑक्सीजन जो है वो देखी गई। यहाँ पे क्योंकि लाइट आइसोटोप थे तो 16 वाली जो है ऑक्सीजन वो प्रोडक्ट में देखी गई। तो इस तरह से वैन नील ने जो हाइपोथेसिस पेश की थी कि फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में जो कि प्रोडक्ट में ऑक्सीजन रिलीज होती है वो वाटर की ब्रेकडाउन से जो है वो ऑक्सीजन रिलीज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड उस ऑक्सीजन की प्रोडक्शन में कोई रोल प्ले नहीं करता। तो वो हाइपोथेसिस 1940s में कुछ साइंटिस्ट ने उस पर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करके उसे सही प्रूफ किया। तो यहाँ पे आपका जो टॉपिक है फोटोसिंथेसिस का, इसमें आपने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन के बारे में, उसके रिएक्टेंट्स क्या हैं, प्रोडक्ट्स क्या हैं, और उसके बाद हमने पढ़ा कि प्रोडक्ट्स में जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है वो वाटर मॉलिक्यूल से जो है वो रिलीज होती है। और ये आपका टॉपिक यहाँ पे होता है कंप्लीट। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने कंपेंसेशन पॉइंट का पढ़ा। कंपेंसेशन पॉइंट यानी ऐसा पॉइंट कि डे टाइम पर जब सूरज की रोशनी अभी निकलना स्टार्ट होती है, उसकी इंटेंसिटी बिल्कुल कम होती है, तो उस टाइम पर जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन स्टार्ट होता है उसमें इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की फॉर्मेशन नहीं होती कि वो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में रिलीज हो। तो प्लांट्स जितनी भी ऑक्सीजन बनाते हैं उस ऑक्सीजन को अपनी ही रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है। और इस पॉइंट को कंपेंसेशन पॉइंट कहा जाता है कि जितनी भी ऑक्सीजन प्लांट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं खुद ही उसे इस्तेमाल कर ले, उसका यानी इन्वायरमेंट में रिलीज जो है वो ना देखा जाए। तो इस पॉइंट को कंपेंसेशन पॉइंट कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका जो टॉपिक है फोटोसिंथेसिस का वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग क्लोरोप्लास्ट का रोल भी पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस में क्लोरोप्लास्ट का क्या रोल है, यहाँ पे कौन कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्लोरोफिल के अलावा पाए जाते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं, या क्लोरोफिल किस तरह से फोटोसिंथेसिस में जो है वो रोल प्ले करता है, या क्लोरोफिल कहाँ पे पाया जाता है प्लांट के सेल में। इसके बारे में इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।